गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, अगर कोई भी जॉइंट प्रॉपर्टी है और उसमें अगर आप लोगों का कब्जे में नहीं है तो क्या आपको वहाँ पे मालिकाना हक मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके बारे में पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं, जो कि एमपी हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से के थ्रू एवं जो प्रोविज़न है, जो कानून है, उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं एडवोकेट ओम प्रकाश ओपी साहू एंड एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग आज यहाँ पे जो 2023 की महत्वपूर्ण जजमेंट है उसको लेके आप लोगों को यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जॉइंट प्रॉपर्टी होता क्या है। तो जिसमें परिवार के अन्य सदस्य लोगों का भी उसमें हिस्सा होता है, उसको हम लोग यहाँ पे जॉइंट प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो केस के सिनेरियो क्या है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। एक व्यक्ति है जो कि जॉइंट प्रॉपर्टी है, उसमें एक व्यक्ति पूरी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है और कब्जा कर बिना बंटवारा किए। ठीक है, जैसे बहुत सारे ए बी सी डी 3-4 लोग हैं और सभी का उस पर भूमि पे राइट है और ए उस पर पूरे पे कब्जा कर रखा हुआ है और बाकी लोगों को बिना बंटवारा किए ए बी सी डी को कोई भी उसमें बंटवारा नहीं दिया और पूरी प्रॉपर्टी को आगे चल के बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी सी डी जो बचे हुए हैं, उन्होंने एक डिक्लेरेशन सूट फाइल किया कि मेरे को इसमें मेरा अपना हिस्सा पाने के लिए वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं सूट फॉर डिक्लेरेशन के थ्रू। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारे केस में ये होता है कि जो कब्जे में रहता है वो अपने नाम पे म्यूटेशन भी करा लेता है, अपने नाम पे राजस्व अभिलेखों में नाम भी चढ़वा लेता है और साथ में जो टैक्स वगैरह पे करता था उसमें भी उसी का नाम होता है, जिसके आधार पर वो आगे प्रॉपर्टी को सेल कर देता है। तो बाकी लोगों को वहाँ पर क्या कर सकते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो बेच रहा है बिना प्रॉपर्टी के बंटवारा हुए, क्या वो लीगली रूप से वैलिड है या नहीं है। और दूसरा ये कि क्या पारिवारिक सदस्य के अन्य लोग का बहुत लंबे समय तक उस प्रॉपर्टी में कब्जा ना होना, क्या उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उसके बारे में पूरा हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखते हैं सूट फॉर डिक्लेरेशन जो लगाते हैं हम लोग सेक्शन 34 के तहत लगाते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो है 34, उसमें ये कहा गया है कोई भी मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए या किसी प्रॉपर्टी में अपना हक प्राप्त करने के लिए आप 34 सेक्शन के तहत आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें एक प्रोविज़न ये है कि जहाँ पे अगर आप लोग कोई भी चीज़ के लिए हकदार हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी में, जैसे कोई भी प्रॉपर्टी है उसमें आप पोजीशन के लिए भी हैं और कब्जे के लिए भी हैं, तो आप अगर उसमें से कोई भी एक चीज़ को वहाँ पे नहीं मांग रहे हैं तो वहाँ पे न्यायालय का ये राइट नहीं होगा कि वो बिना मांगे आपको वहाँ पे उस चीज़ को प्रॉपर्टी में हक दे दे। जैसे आप सिर्फ पोजीशन के लिए मांग रहे हैं तो पोजीशन मिलेगा, आपको वहाँ पर लीगल राइट नहीं मिलेगा। अगर लीगल राइट अगर आप मांग रहे हैं तो आपको वहाँ पर पोजीशन के लिए आप नहीं मांगे हैं तो आपको न्यायालय के थ्रू वहाँ पर आपको कोई भी देने का राइट नहीं है। तो इसके तहत आप लोग चाहे तो जो नॉन एप्लीकेंट है, जो अनावेदक है, वो उसके तहत आपके केस को वहाँ पे रिजेक्ट भी करवा सकता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ था इस केस में। तो जैसे ही यहाँ पे जो बी सी डी जो बताया वो वहाँ पे जो सह खातेदार थे उन्होंने वहाँ पे आवेदन किया। आवेदन करने के बाद वहाँ पे जो अनावेदक है उनके द्वारा 7/11 का आवेदन यह दिया गया कि इनके द्वारा कब्जे की मांग नहीं की गई है। मतलब यहाँ पे जो सूट फॉर डिक्लेरेशन में जो किया गया है उसमें उनका कब्जे की मांग नहीं की गई है, सिर्फ वहाँ पे इंटाइटल के लिए मांग किया गया है, मालिकाना हक के लिए बात किया गया है। इसीलिए उनके केस को यहाँ पर से रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि जो सेक्शन 34 में जो प्रोविज़न है उसको दोनों को मीट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रायल कोर्ट है उन्होंने उसके जो आवेदन था उसको रिजेक्ट कर दिया। 7/11 का जो आवेदन था उसको रिजेक्ट कर दिए। उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में गए। तो हाई कोर्ट में जाने के बाद भी उनके द्वारा जो इस चीज़ को रखा गया कि वो जो प्रोविज़न है उसको मीट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इन्होंने मालिकाना हक के लिए मांगा है, ना कि कब्जे के लिए, जबकि इनका वहाँ पर कभी भी कब्जा नहीं था। तो कब्जे के लिए वहाँ पर सबसे पहले उनको कब्जे की मांग करनी चाहिए, उसके बाद ही उनको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट वगैरह की लेके बात की। जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जो केस का नाम है मनोरमा एंड अनादर वर्सेस सुधा एंड अदर। ये सिविल रिवीजन का नंबर है, तो ये इसमें 2888 2023 का ये है और जो इसका जजमेंट का डेट है 2 मई 2023 को एमपी हाई कोर्ट के द्वारा इसको जजमेंट दिया गया है। इसमें भी 7/11 के जो आवेदन है उसको रिजेक्ट कर दिया गया, यह कहते हुए कि
अगर कोई भी संयुक्त खातेदार है, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी अगर ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, उसमें से कोई भी एक जो सह खातेदार है वो उसमें अगर कब्जे में रहता है तो यह माना जाएगा कि सभी लोग उसमें कब्जे में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि उसके लिए वहाँ पे कोई भी कब्जा मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो यहाँ पे जो आवेदन है उसमें लिखा हुआ है कि वो संयुक्त रूप से संयुक्त संपत्ति है, उसमें किसी एक भाई का उसमें ऑलरेडी कब्जा था, तो ये माना जाएगा कि आपका वहाँ पे कब्जा था, तो वहाँ पे आपको कब्जा मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है मोहम्मद अली वर्सेस जगदीश कटिका, इस जजमेंट का सहारा लेते हुए एमपी हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि कहीं पे भी उनको अगर जॉइंट प्रॉपर्टी है तो उसमें कब्जा मांगने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें से एक सह खातेदार ऑलरेडी उस पर कब्जे में था। तो यहाँ पे हम लोग को इस जो जजमेंट है उससे ये सीख मिला कि अगर कोई भी जॉइंट प्रॉपर्टी है उसमें अगर एक भी अगर खातेदार है, सह खातेदार कब्जे में है, तो बाकी लोगों को उसमें यह समझा जाएगा कि उसमें कब्जे में है। और दूसरा चीज़ है कि अगर जो सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत अगर आवेदन करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे सह खातेदार हैं तो आपको वहाँ पे कब्जा मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसके बिना भी आपको वहाँ पर से केस इस्टेब्लिश हो जाएगा और चलेगा, और उसमें आप लोगों को हो सकता है कि आप लोग जीत भी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।